हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को आगे फॉरवर्ड करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कंज्यूमर की राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिड्रेसल एजेंसीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंज्यूमर के राइट्स में हमारा अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट आता है, जो है राइट टू सेफ्टी। अब इस राइट के मुताबिक अगर देखा जाए तो एक कंज्यूमर के पास पूरा राइट होता है कि वो खुद को मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए से प्रोटेक्ट करके रखे जो भी उसके लाइफ या प्रॉपर्टी के लिए हैजार्डस हैं। क्योंकि ये राइट इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इट इज़ नेसेसरी फॉर अ सेफ एंड सिक्योर लाइफ। क्योंकि क्या होता है कि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी जो मैन्युफैक्चर होती हैं, जैसे प्रेशर कुकर्स हो गए, गैस सिलेंडर्स हो गए या किसी भी तरीके के इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हो गए, और उनमें कोई डिफेक्ट निकल जाता है तो उससे किसी की लाइफ, हेल्थ या प्रॉपर्टी को बहुत भारी नुकसान पहुंच सकता है। तो ये राइट टू सेफ्टी कंज्यूमर को उनकी सिक्योर लाइफ देता है और उनको ऐसे गुड्स और सर्विसेज से प्रोटेक्शन दिलाता है। दूसरा आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। हर राइट इंसान के पास हर चीज़ के बारे में जानने का राइट होता है। तो इस राइट से क्या है कि कंज्यूमर के पास पूरा राइट है कि वो हर प्रोडक्ट के क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है किसी भी बायर से, और कस्टमर को अच्छे सुटेबल प्लेस पर ये सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए बाय द बायर। तीसरा है राइट टू मेक चॉइस। अब कंज्यूमर के पास पूरा राइट होता है कि वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में से अपनी पसंद का एक प्रोडक्ट चूज़ कर सके। वो हर चीज़ कंपेयर कर सकता है, उसकी अवेलेबिलिटी, एबिलिटी, एक्सेस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के कॉम्पिटिटिव प्राइजेस, दूसरी अलग अलग कंपनीज के प्राइजेस को कंपेयर करके वो एप्रोप्रिएट चॉइस कर सकता है अपने लिए। और किसी भी बायर को उसे फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो उनके ही ब्रांड का या इस पर्टिकुलर ब्रांड का ही प्रोडक्ट खरीदे। चौथा है राइट टू बी हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंटेशन। अब हर कंज्यूमर के पास एक राइट है खुद को रिप्रेजेंट करने का। कहाँ रिप्रेजेंट करने का? किसी भी कोर्ट में। ही हैज़ द राइट टू बी हर्ड। अगर उसके साथ कुछ गलत होता है या धोखाधड़ी होती है, कोई बायर उसके साथ गलत करता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है, तो उसके पास पूरा राइट है टू बी हर्ड। वो किसी भी एजेंसी में जाके उसके खिलाफ कंज्यूमर कंप्लेन कर सकता है, एक बायर के खिलाफ, जहाँ पर उसकी कंप्लेन को सुना जाएगा। सो ही हैज़ द राइट टू बी हर्ड। पांचवा आता है राइट टू सीक रिड्रेसल। रिड्रेसल का मतलब है एक तरीके से उन्हें जो नुकसान है उसकी भरपाई मिलना। तो एक कंज्यूमर के पास पूरा राइट है कंपनसेशन या रिड्रेसल लेने का किसी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या एक्सप्लॉयटेशन के लिए। अब कंपनसेशन वो कैसे भी ले सकता है। ही कैन टेक इट इन द फॉर्म ऑफ मनी। वो अपने प्रोडक्ट को रिप्लेस करवा के दूसरा नया प्रोडक्ट ले सकता है। वो अपने डिफेक्ट को रिपेयर करा सकता है, जो भी एक कंज्यूमर को सेटिस्फाइंग लगे। और बहुत सारे रिड्रेसल फॉरम्स बनाए गए हैं एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। अब नॉलेज, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो क्या है, कंज्यूमर के पास राइट है हर चीज़ की नॉलेज होने का। माना जाता है, देखो, एक कंज्यूमर है, अगर कोई लिटरेट कंज्यूमर है तो वो काफ़ी अपने राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक्शंस के बारे में ऑलरेडी अवेयर होगा। बट कुछ इलिटरेट कंज्यूमर होते हैं जो अवेयर नहीं होते, तो उनके लिए कुछ एजेंसीज बनाई गई हैं जहाँ पर वो जाकर अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जान सकते हैं। ये चीज़ आज के टाइम पर भी बहुत बढ़ाई जा रही है। स्कूलों में इस चीज़ की एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है, यूनिवर्सिटी कोर्सेज में प्रोवाइड करवाई जा रही है, और गवर्नमेंट मीडिया का भी यूज़ कर रही है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को उनकी राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में अवेयर करा सके। नाउ वी कम ऑन टू द कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो कंज्यूमर की सबसे पहली अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट। अब राइट तो बना लिए गए हैं हर कंज्यूमर के लिए, बट वो राइट कब यूज़फुल माने जाएंगे या कब रिजल्ट देंगे? जब कंज्यूमर अपने राइट्स को यूज़ करेगा। तो कंज्यूमर को अपने सारे राइट्स को अच्छे से यूज़ करना चाहिए। उसको अपनी खुद की प्रेफरेंसेस चूज़ करनी चाहिए। अगर वो किसी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको कंप्लेन करनी चाहिए, ठीक है। तो सारे राइट्स को उसे एक्सेस करना चाहिए। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कॉशियस कंज्यूमर। कॉशियस कंज्यूमर में हम यहाँ कह रहे हैं कंज्यूमर को हर तरीके का कॉशन लेना चाहिए। जैसे सेलर ने जो कहा, हमें उसकी बातों पर ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर लेना चाहिए और उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। एक कंज्यूमर को इंसिस्ट करना चाहिए कि उसे हर प्रोडक्ट के बारे में, उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, यूटिलिटी, प्राइस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाए। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है फाइलिंग कंप्लेन फॉर द रिड्रेसल।
अब फाइलिंग कंप्लेंट फॉर द रिड्रेसल का मतलब है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, चाहे 500 रुपये का लॉस हुआ है, चाहे 1000 करोड़ रुपए का या जितने मर्जी का, मतलब हर छोटे से छोटे और हर बड़े से बड़े लॉस के लिए जो भी एक बायर ने कंज्यूमर को दिया है या बायर की वजह से कंज्यूमर को हुआ है, तो हमें हर चीज़ के लिए इवन फॉर अ स्मॉल लॉस कंप्लेन फाइल करनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम कंप्लेन नहीं करेंगे तो करप्ट बिजनेसमैन हमेशा लो स्टैंडर्ड या डिफेक्टिव गुड्स और सर्विसेज ही कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करेंगे। अब ऐसा है कि हम कंप्लेन फाइल कर रहे हैं, ठीक है, बट जो हमारी कंप्लेन है वो भी जेन्युइन होनी चाहिए। हमें 500 का लॉस हुआ है तो हमें 5000 का लॉस नहीं दिखाना चाहिए और अपने लॉस अमाउंट को एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए। फिर आता है कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। ऑब्वियसली जब वो किसी चीज़ का प्राइस पे कर रहा है तो उसको क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए। ये नहीं कि चल जैसा भी है यूज़ कर लेता हूँ। उसने कुछ तो एक्सपेक्ट किया होगा उस प्रोडक्ट से या कुछ अच्छी चीज़ देख के ली होगी। तो कोई भी एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट यानी मिलावट वाला प्रोडक्ट, अगर डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं तो कंज्यूमर्स को ऐसी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अब वो कैसे देख सकता है कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है? तो क्वालिटी मार्क्स बनाए जाते हैं हर एक चीज़ के लिए। जैसे ISI क्वालिटी मार्क इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए बनाया गया है, एग मार्क बनाया गया है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और गुड्स के लिए, BIS या हॉल मार्क बनाया गया है गोल्ड ज्वेलरी के लिए, वूल मार्क बनाया गया है जो दिखाता है 100% प्योर वूल है ये, और इको मार्क बनाया गया है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। फिर आता है डू नॉट बी कैरीड अवे बाय एडवर्टाइजमेंट्स। क्या है, देखो एक एडवर्टाइजमेंट में जो भी एक अपने प्रोडक्ट को पैसे दे के एडवर्टाइज करा रहा है वो उसकी सारी अच्छी से अच्छी क्वालिटी को उसमें शो करेगा। अगर उसके प्रोडक्ट में वो पर्टिकुलर फीचर नहीं भी है तब भी वो अपने प्रोडक्ट को उतना ही अच्छा दिखाएगा ताकि कंज्यूमर उसके प्रोडक्ट से अट्रैक्ट हो। बट हमें सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट में नहीं जाना चाहिए जब तक हम उस प्रोडक्ट को देख नहीं लेते, यूज़ नहीं कर लेते उसके फीचर्स क्वालिटीज़ के बारे में, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ हमें लगता है प्रोडक्ट को यूज़ करने के बारे में कि ये झूठ बोल रहे हैं ऐड में या फ्रॉड कर रहे हैं, तो ये डिफरेंस हमें ऐड के स्पॉन्सर को बताना चाहिए और हमें इंसिस्ट करना चाहिए कि वो ऐसी झूठी इन्फॉर्मेशन या बढ़ा चढ़ा के क्वालिटी दिखाना स्टॉप कर दे, रोक दे। फिर अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। एक कैश मेमो क्या होता है? इट इज़ अ प्रूफ दैट हमने पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से या हमने इस दुकान पर जाके ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदा है। तो फिर अगर कंज्यूमर नहीं भी मानता, स्टिल द सेलर इज़ बाउंड टू पे द अप्रोप्रिएट कैश मेमो टू द कंज्यूमर। और जब भी एक कंज्यूमर किसी के खिलाफ, किसी बायर के खिलाफ कंप्लेन कर रहा है कंपनसेशन लेने के लिए, तो कंज्यूमर को कैश मेमो के लिए पूछ लेना चाहिए। अब बहुत सारी कंज्यूमर सोसाइटीज़ बनानी चाहिए कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये एटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी कि हम अपने इन्वायरमेंट को रिस्पेक्ट करें, लिटर ना करें, इधर उधर चीज़ें ना गिराएं, पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। उसके बाद हमें डिस्करेज करनी चाहिए ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग या फिर कोई भी इलीगल ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है, माल प्रैक्टिस हो रही है अगर वो चीज़। और लास्ट हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि हमें सारे वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन दी मार्केट के बारे में अवेयर होना चाहिए। अब हम आते हैं रिड्रेसल एजेंसीज़ के बारे में। अब 3 तरीके की रिड्रेसल एजेंसीज़ बनाई गई हैं कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो है डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या होता है? एक प्रेसिडेंट होता है और 2 अदर मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर प्रेसिडेंट या तो रिटायर्ड या वर्किंग जज होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, और इन्हें अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट। इसके अंदर 20 लाख या उससे लेस अमाउंट की कंप्लेंट्स को क्या फाइल किया जाता है, ठीक है। इसमें एजेंसी क्या करती है कि जिन गुड्स के खिलाफ कंप्लेन करी गई है उन गुड्स को एक लेबोरेटरी में भेज देती है टेस्ट करने के लिए, और जो भी लेबोरेटरी रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पर अपना डिसीजन सुनाती है। अब अगर एग्रीव्ड पार्टी उसके डिसीजन से सहमत नहीं है, यानी जिसके भी राइट एक दूसरे इंसान ने इफेक्ट करे हैं, अगर वो डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो वो आगे जाकर स्टेट कमीशन में अपने केस को फाइल कर सकती हैं विद इन 30 days ऑफ डिपॉजिटिंग 25,000 या 50%, जो भी हमारी पेनल्टी अमाउंट है, इन दोनों में से जो भी कम हो। अब आता है स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन में क्या होता है? एक प्रेसिडेंट होता है और 2 अलग मेंबर्स होते हैं। इसमें भी उसको रिटायर्ड या वर्किंग जज होना चाहिए, बट हाई कोर्ट का, ठीक है। ये इन्हें अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट। इसके अंदर 20 लाख से 1 करोड़ के बीच की कंप्लेंट्स को फाइल किया जाता है। इसमें भी क्या करती है जो स्टेट कमीशन है, वो जिस भी प्रोडक्ट के लिए उसको कंप्लेन आई है उस पार्टी से कांटेक्ट करती है जिसके खिलाफ कंप्लेन है,
और उन गुड्स को लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए भेज देती है और उसके बेसिस पर अपना जजमेंट देती है। पर अगर एग्रीव पार्टी सहमत नहीं है स्टेट कमीशन के डिसीजन से, तो वो 30 डेज के अंदर अंदर नेशनल कमीशन में उस केस को फाइल कर सकती है बाय डिपॉजिटिंग ईदर 35 और 50% ऑफ द पेनल्टी अमाउंट विच एवर इज लेस। अब आता है हमारा नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन में एक प्रेसिडेंट होता है और 4 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक मेंबर का वुमेन होना ज़रूरी है। इन्हें अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा वैल्यू के गुड्स की कंप्लेन को फाइल करा जाता है। इसमें भी हम इन्फॉर्म करते हैं पार्टी को जिसके खिलाफ कंप्लेन फाइल करी गई हो और गुड्स को लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेज देते हैं और फिर अपनी जजमेंट देते हैं। अब अगर नेशनल कमीशन के डिसीजन से भी कोई है एग्रीव पार्टी जो सेटिस्फाइड नहीं है, तब हम इन फ्यूचर हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट तक अपनी जो कंप्लेन है उसको फाइल कर सकते हैं विद इन 30 डेज।